फिक्र ना करो, ये मुलाकात बहुत ही दोस्ताना है। रहमानी साहब, आपको कानून का इतना तो पता होगा कि कानून के दायरे से हटकर मुझसे मिलना और इस तरह का बर्ताव करना जुर्म शुमार होता है और ये चीज़ आपके लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। इसलिए आपको खबरदार करता हूँ कि जल्दी यहाँ से चले जाएं आप। ओह, क्या तुम दोस्ताना मुलाकात का ऐसे ही जवाब दिया करते हो? ये तुम्हारा तरीका है? मोहम्मद साहब, मेरे ख्याल से ये मुलाकात दोस्ताना नहीं है। मैंने अपने सरबराह के हुक्म से आपसे मुलाकात की रजामंदी दी और 2 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार किया आपका। अच्छा, तो मुझसे नाराज हो तुम? अगर एक मुलाकात कुछ आगे पीछे हो गई तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? हाँ? पुरसुकून लो। अलबत्ता जैसा तुम्हारा कहना है उसके मुताबिक ये मुलाकात दोस्ताना नहीं हो सकती है, तो फिर दोस्ताना कर लो। हाँ, अलबत्ता ये बात मेरे तुम्हारे बीच ही रहे। तुम तो जानते ही हो मैं ज्यादा देर तक वहां नहीं रहा, यानी वो मुझे रोक ही नहीं सके। उन्होंने देखा कि सामने वाला आदमी चट्टान की तरह है, उसे नहीं हिला सकते। मैं जमानत देकर बाहर आ गया। अब जाने दो। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा रुतबा क्या है? बोलो। ज्यादा से ज्यादा मेजर हो। मेजर ही हो सकते हो ना? ठीक है ना? रहमानी साहब, मैं एक बार फिर आपको खबरदार कर रहा हूँ, अगर जल्दी से आप इस जगह से नहीं गए तो आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। समझ गए? मेरी हालत को तुम छोड़ो, तुम अपने आगे की सोचो। मैं जानता हूं कि तुमने बारहा अपने बारे में और अपने घर वालों के बारे में सोचा होगा, और उस बच्चे के बारे में जो आने वाला होगा। ये शायद 2 बच्चे होंगे, एक फूल सा प्यारा बच्चा और दूसरी फूल सी प्यारी बच्ची होगी। वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई और बुरी इक़्तिसादी हालत में तुम्हारे काम की पोजीशन को देखते हुए तुम्हारे आगे का क्या होगा? चलो मान लेते हैं कि अपनी नौकरी के इख्तिताम तक इंशाअल्लाह 100 साल तक तुम जिंदा रहो, लेकिन आखिर में क्या होगा? क्या होगा आखिर में? तुम कौन सा ओहदा पाकर रिटायर हो गए? ज्यादा से ज्यादा होगा कर्नल बन जाओगे। और फिर तुम बनोगे कमांडर अपने अब्दी साहब की तरह। आखिर में क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। एक मामूली सा फ्लैट होगा, एक मामूली सी ईरानी गाड़ी होगी और जीने के लायक रिटायरमेंट की पेंशन होगी, बस इतना ही। क्या तुम्हारा हक इतना ही है? तुम ऐसे जवान हो जिसने अपनी जान को जोखिम में रखा हुआ है। तुम भाग दौड़ और कोशिश करते हो कि इस सिस्टम को बचा सको। क्या तुम्हारा हक इतना सा ही है? क्या वाकई में तुम्हारा हक इतना सा ही है? यानी इस इनकलाब और निजाम में तुम्हारा हक इतना सा ही है? मैं तुम्हारा भला चाहता हूं मेजर। यकीन मानो मैं तुम्हारे हालात समझता हूं, इसीलिए मैं अभी तुम्हारे सामने हूं। भले आदमी, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। बस तुम इरादा कर लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, इस फर्क के साथ कि तुम अपने मालिक होगे। अपनी इतनी सी तनख्वाह का तुम अपने मुर्दों पर सदका देकर अपने मरने वालों की रूह पर सवाब पहुंचा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपनी दुनिया संवारो, आखिरत मुझ पर छोड़ दो। अगर कोई गुनाह भी होगा वो मेरी गर्दन पर होगा। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम्हारे पोते नवाज से ऐश करेंगे।
बस इतना बता दो कि कितना लोगे। एक एक करके बताता हूँ कि आप भूले नहीं। आपकी गलती ये थी कि आपने जो जगह मुकर्रर की थी वहां मिलने नहीं आए, जो वक्त मुकर्रर किया था वहां नहीं आए और यहाँ सड़क पर मिल रहे हैं। तीसरी गलती यह है कि आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथी गलती, आपको जो हिदायत दी गई आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। याद रहेगा ना? रुको, पहली गलती नहीं बताई। पहली गलती आप खुद हैं। आपके सोचने का तरीका है। हमारे हक के बारे में आपकी सोच है और हमारे हिस्से के बारे में। आप ये कभी नहीं समझेंगे कि अगर हम जान की बाजी लगाते हैं तो ये आवाम के उस हक की वजह से है जो हम पर है, ना कि हम अपना हिस्सा चाहते हैं। पहली गलती आप खुद हैं, खुद आप ही हैं। सलाम। सलाम। क्या कर रहे हो तुम? देख तो रही हो कि मैं अपना सामान समेट रहा हूँ। ठीक हो? तुम कहीं जा रहे हो क्या? क्यों? क्या मालूम, तय तो ये हुआ था कि हम लोग कुछ दिनों के लिए घूमने जाएंगे। वो तो अपनी जगह पर है, मैं जाके वापस आता हूँ, चलेंगे फिर। तुम ठीक तो हो ना? कैसे? कुछ दिनों से बहुत कम बोलते हो, बाहर भी ज्यादा नहीं जाते हो, खाना भी नहीं खाते हो, और अचानक अभी सफर पर जा रहे हो। तुम बिल्कुल बदल से गए हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है मीना जान, मैं बस कुछ मसरूफ हूँ। कुछ हुआ है क्या? कैसे इत्तेफाक? मुझ पर काम का दबाव है, तुम तो जानती ही हो। चलो एक काम करते हैं, तुम अपने इस सफर को टाल दो। हम दोनों यहीं कुछ दिनों के लिए सफर पर चलते हैं, यहीं पास में शुमाल में चलते हैं। ठीक है, मैं जाकर वापस आता हूँ, फिर चलेंगे। इस तरह नहीं होगा, इसी हफ्ते चलते हैं। मैं भी आजकल के वाकयात से थक गई हूँ। कैसे वाकयात? मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए। इन्वेस्टिगेशन? पता नहीं इस अकबरी ने क्या गुल खिलाया है। उन्होंने मुझसे भी पूछा कि इसने कोई गलती की है या नहीं। तुमने मुझसे कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि तुम आजकल बिजी हो तो तुम्हें इन बातों में ना उलझाओ। सिक्योरिटी वाले? सलाम शार्लोट। सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ। शक हो रहा है मुझे, तुम्हारी कोई खबर नहीं है। नहीं, शक कैसा, मैं यही हूँ। उस लिस्ट का क्या हुआ? वो लिस्ट तो मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, घर में क्या खबर है? सब ठीक है? हाँ ठीक है, सब ठीक है, लेकिन क्यों? बस ऐसे ही, मैं इंतजार कर रही हूँ, खबर करना। ठीक है ठीक है। चलिए जनाब।
मैं इब्राहिम शरीफ हूं। जिस मौजू के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं उन एजेंटों के बारे में है जो मेरे लिए ईरान में काम करते थे। ये ऐसे लोग हैं जो ईरान के अहम सियासी ओहदों पर काम किया करते हैं और ये लोग अहम इंफॉर्मेशन मेरे हवाले किया करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस लिस्ट में सबसे अहम इंसान वो है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता है कि बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे हवाले करे। वो आपके इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। समझे मेरी बात, वो आप ही के इंटेलिजेंस का एक बड़ा ऑफिसर है। Tell us what you've seen, Josh. We just heard this is the first full mobilization of the National Guard in Minnesota since World War II. Let me repeat that. The first full mobilization of the Minnesota National Guard since World War II, the largest deployment of troops in years because of the fear that it's about to explode again once again tonight. He was talking about improvised explosive devices, Molotov cocktails. You're there on the scene. What have you seen in Minneapolis and St. Paul over the last few days? Correct, absolutely. What I'm about to show you, Robin, is CCTV footage of a person police here in Abu Dhabi saying is the suspect in the stabbing of an American school teacher in a restroom in what is a high-end mall in the cabin just miles from where we are here. Now, these images released in the past couple of hours or so by the Ministry of Information here are of the suspect entering the facility from an underground car park sometime before the incident. The figures you see fully covered, wearing an abaya, black gloves and a face cover, or niqab as it's known locally. Now, the abaya is a black full-length gown traditionally worn by local Emirati women. This is the person, identity and gender unknown, and for now done the Reem Island Ghost on the area in which the boy is situated. Next scene, coming out of this elevator and talking, it appears, to a security guard to the right of your screen. This is what happens next. He moves into the restrooms, which are seen here on your right, and it's just underneath the words on our screen. There is a time check. It's 90 seconds later that this happens. She emerges. यहाँ क्यों बैठे हो? ठंड लग जाएगी बेटा। आप जाग रही हैं? जब साहिबे औलाद होगे तो समझ जाओगे। किस बात को? यही कि जब बच्चे का दिल तड़पता है तो उसके माँ बाप दुनिया के किसी भी कोने में हो वो समझ जाते हैं। क्या तुम उसके बारे में बात करना चाहोगे? नहीं, कोई खास बात नहीं है। तुम्हारी आंखें, बचपन में जब तुमसे कोई गलत बात करता था तो तुम्हारी आंखें सब कुछ बता देती थी। मैंने हमेशा खुद को ये समझाने की कोशिश की है कि
लोग क्या कहते हैं और कैसा सलूक करते हैं मेरे साथ। अहम यह है कि मैं क्या कहता हूँ। समझती हूँ मैं। अगर चाय तुम्हारी नींद ना उड़ाए तो नीचे आ जाना, चाय तैयार है। अम्मी। हाँ बेटा। क्या सभी माँ बाप अपने बच्चों की सच्चाई से समझते हैं? सभी लोग इसी तरह से। इधर देखो। देख लिया। सलाम। सलाम। कब से खड़ी हो? थोड़ी देर हुई, कोई बात नहीं। माफ करना, मुझे पार्लियामेंट में काम था, तफसील से बाद में ठीक है। बताऊंगा। बताओ कहाँ चलें? चलें उसी पुराने वाले रेस्टोरेंट में। वही पुराना वाला हाँ, रेस्टोरेंट? इस तरफ से। सलाम जनाब। सलाम रहमानी साहब, खुशामदीद। सलाम। मेहरबानी करके उनसे कह दे मैं यहाँ हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, क्या आपने उनसे ही बात की थी? क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। नहीं, पहले से वक्त नहीं लिया था, मैं मिलना चाहता हूँ और कुछ नहीं, बहुत ज़रूरी काम है। अफसोस कि अभी वो बहुत मसरूफ़ हैं। आने से पहले आपने इत्तला दे दी होती। मैंने मैसेज किया था, लेकिन लगता है उन्होंने मसरूफियात की वजह से देखा नहीं है। आप उन्हें बता दें कि मैं यहाँ हूँ। अभी तो वो मीटिंग में हैं, आप तशरीफ़ रखिए, मीटिंग ख़त्म होते ही मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा ना कि उनको बता दें कि मैं यहाँ। ठीक है, उनकी मीटिंग ख़त्म होते ही मैं आपको बता दूंगा। रहमानी साहब, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप तशरीफ़ ले जाएं, मैं ठीक कर दूंगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं ऑफिस में बता दूंगा, आपको खबर मिल जाएगी। खुदा, इजाज़त दें। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। सलाम। जनाब, सलाम अर्ज़ किया है। सलाम रहमानी साहब।
क्या तुमने मजाक समझ रखा है? ये सोचती हो कि ईरानी पार्लियामेंट में यूं ही जाया जा सकता है? शार्लोट, मैं तुम्हें यूं ही मेहमान की हैसियत से पार्लियामेंट के अंदर नहीं ले जा सकता। क्या मतलब है कि नहीं कर सकते? जीन तो कह रही थी कि तुम बहुत होशियार हो, बहुत ज़हीन हो, तुम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जो किसी औरत को हैरत में डाल दे। तो फिर वो बात कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। हर काम का कोई रास्ता होता है। कोई रास्ता नहीं है। ये बताओ कि तुम अकेले रहते हो? हाँ, लेकिन क्यों? इन 2 कामों के अलावा भी तुम्हें कुछ अंजाम देना है। इन रिपोर्टर्स को ढूंढ के वो खबरें दे देना जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ताकि वो अपने पेपर्स और न्यूज़ एजेंसियों में छाप दें और इन पर अच्छे से काम करें। और दूसरी बात, जैसे भी हो, इन 2 नुमाइंदों को लवासान विला में तुम्हें ही ने बुलाना है। गिलास ऑरेंज जूस प्लीज। हेलो, सलाम जनाब। सलाम हसाम, कैसे हो? सब कुछ प्रोग्राम के मुताबिक अंजाम पा गया। अच्छा है, कोई खास बात? नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं। कांटेक्ट की वजह? अब क्या करना है? तुम्हारी बाहर की कार्रवाई पूरी होती है, आराम से बैठो, फिर बताता हूँ क्या करना है। जी ठीक है जनाब, मैं रूपोश हो जाता हूँ, आगे का आप ही बता दीजिएगा। खुदा हाफिज।
सलाम रहमानी साहब। गेट खोल दो। हाँ हाँ, आया आया। आइए जनाब। सलाम जनाब। सलामुन अलैकुम। मुलाकात की इजाजत दी, हैरानी है। आपने दफ्तर में लोगों के सामने मुझसे बेरुखी करके आपने अच्छा नहीं किया। दरअसल मुझे जलील करके रख दिया। बड़ा खुशनुमा मंजर है, पुरलुत्फ है, और हम यहाँ बेवकूफ खड़े हैं। क्यों ऐसा किया गुलाम रजा? क्यों? क्यों क्या? मेरी इज्जत से खिलवाड़ क्यों किया? मैंने? अगर आपका मतलब मुझ पर लगाए गए इल्जामात से है तो बता दूं कि समझते क्यों नहीं हो बात को? मैं तुम्हारी बेवकूफियों और चोरियों की तलाफी करने में लगा हुआ हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लोग बकवास कर रहे हैं उसको सही मानकर आप मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं? तुमने सोचा कि अभी कैसे बाहर हो? क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारे लिए अरबों की जमानत किसने और किस तरह से फराहम की है, जिसकी वजह से यहां हो? तुम्हारे दोस्तों ने या तुम्हारे घर वालों ने? बताओ बेवकूफ आदमी, अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो यह मुमकिन नहीं था कि तुम्हें छोड़ दिया जाता। लेकिन तुम्हारे गलत कामों की वजह से अब साथ नहीं दूंगा मैं। अब से तुम जानो और कानून जाने। मैंने तुमसे रिश्तेदारी का जो हर्जाना भरना था वो भर दिया है। अब बहुत हो गया। दिलचस्प है। इस रिश्तेदारी की सजा मुझे मिल रही है, न कि आपको। ये हालात भी इसलिए बनाए गए हैं ताकि मुझे खराब करके आपसे दूर कर दिया जाए। अब बजाय इसके कि मुझे सवाल करना चाहिए, आप सवाल कर रहे हैं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरी पोजीशन इससे ज्यादा खराब मत करो। बाहर जाओ तुम, बाहर जाओ। ठीक है। ये लीजिए, ये भी रखिए। क्या है ये? आपको हाई कोर्ट भेजने का ऑर्डर मिला है। आप जाइए, वहां आपको सब बता दिया जाएगा। हाई कोर्ट जाना है? जी हाँ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत दें। कोई बात नहीं।
मुझे कबूल नहीं है। मैं शिद्दत से इस बात को मुस्तरद करता हूँ। ये मुमकिन नहीं है कि इस मुल्क में कोई इदारा कायम हो और जो उसके आगे सरे ताज़ीम खम न करे, उस पर ना मतलूब व मुखालिफ और जासूस व दुश्मन और खलल डालने वाला फर्द करार देकर मुल्जिम ठहराया जाए। मुश्किल ये है कि लोग बुनियादी तौर पर दौलत के मुखालिफ हैं। ये चाहते हैं कि मुल्क मुट्ठी भर भूखों नंगों के हाथ में चला जाए। क्या ये समझदारी है? ये कोई काम हुआ? जज साहब, मेरा जुर्म यह है कि मेरे पास इख्तिसादी पावर है, मुझ में बाजार की पेशबीनी की सलाहियत है और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि दुनिया में कोई भी इख्तिसादी वाक़या या तब्दीली रूनुमा होती है, उसका अंदाज़ा लगा सकता हूं। क्या ये जुर्म है? आप बताइए, क्या ये जुर्म है? मैं इस मुल्क के बहुत से भरोसेमंद इदारों में सलाहकार रहा हूं, मशवरा देता हूं और अभी भी हूं। इस मुल्क में कोई मेरी खिदमत की बात क्यों नहीं करता? यूं ही तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ इल्जाम पर इल्जाम लगाया जाए। वसलाम। इन लोगों ने बहुत बुरा खेल शुरू किया है। जरूरी नहीं कि जो शुरू करे वही जीतने वाला हो, इसलिए खबरदार करता हूं कि शेर के दुम से खिलवाड़ न करें। तमाम हो गया जनाब, अपने दिफा में और कुछ नहीं कहना है? जो कहना था मुझे कह दिया, वही काफी है। आप तशरीफ रखिए। कोर्ट के सरकारी वकील साहब, अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए डाइस पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जज साहब और अदलिया के दीगर जिम्मेदार हजरात की इजाज़त से अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये याद दहानी कराना ज़रूरी समझता हूँ कि माली और इक़्तिसादी बदउन्मानी मुआशरे के अंदर मुफलिसी और नाइंसाफ़ी और तबक़ाती इख्तलाफ की शायद असल वजह हो सकती है और इसी तरह बदनज़मी का बाइस भी। इस इक़्तिसादी बदउन्मानी के नतीजे में मुआशरे में कुछ मादूद लोगों की दौलत में इजाफे और पैदावार में कमी हो सकती है। उन गिने चुने लोगों में मुफ्त हाथ लगी दौलत की वजह से बेजा और गलत ताकत का मारज़े वजूद में आना लाजमी और फितरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस गैर मतलूब ताकत और दौलत का यकजा होना इस इस्लामी निज़ाम के पैकर पर कारी चोट पहुंचाने के मुतरादिफ है कि जिसकी बुनियाद इंसाफ और इलाही कदरों पर रखी गई है। रहमानी साहब, आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान ईरान और ईरानी कौम की खिदमत का दावा किया है। क्या आप बताएंगे कि आपने क्या खिदमत अंजाम दी हैं? क्या इसके अलावा और कुछ था कि आपने रिश्वत लेकर, अलबत्ता जिसे कि आपने गिफ्ट का नाम दिया, आपने मिठाई के नाम पर रिश्वत लेकर इस मुल्क के मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में अपने मफादात को मद्देनजर रखा और उनसे फ़ायदा उठाया? इस सिलसिले में सारे मोतबर सबूत पेश किए जा चुके हैं। मुल्क के अहम इक़्तिसादी शोबों में आपके दबाव और जोर ज़बरदस्ती के जरिए सलाहियत से आरी लोगों की तकर्रुरी की वजह से मुल्क की मईशत और स्टॉक एक्सचेंज, नीज करेंसी और सोने के बाजार में बहुत ही खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ा है। आपने रिश्वत लेकर मुल्क के बहुत से इक़्तिसादी इदारों और कारखानों को तबाह बर्बाद और कमजोर और नाकारा बना दिया है। आपने ममलकती ओहदेदारों से रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाते हुए इस मुल्क और इसके अवाम की इक़्तिसादियात को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है, जिसकी तफसील बयान करना मुश्किल है। आपके खिलाफ ऐसे ठोस सबूत अदलिया को पेश किए गए हैं जिनसे बासानी ये बात साबित होती है कि आप और आपके हम ख्याल लोगों ने अवामी रोजगार के खिलाफ अदीमुल मिसाल तबाही मचाई है। जज साहब, ये जनाब बदउन्मान और मुफसिद लोगों के दरमियान उनके इक़्तिसादी मसाइल के हल और रिश्वत सतानी, बेईमानी और आवाम के हक पसंद मुतालबात के सितमगर के उन्मान से मरकजी हैसियत रखते हैं। ये बड़ी बेशर्मी से खुद पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हैं और ये जनाब अदालत को शेर के जबड़े में हाथ ना डालने की धमकी देते हैं।
जबकि आप ही लोग आज के मुआशरे में इक्तिसादी बदहाली और उसकी कमजोरी का मूजिब हैं। रहमानी साहब, ये आपके कारनामे हैं।